हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। वैसे तो पुराने एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर कौन सा था बच्चों? चैप्टर 9 था। इसके बाद हेलोएल्केन और हेलोएरीन आ जाता है। लेकिन अब नए एनसीईआरटी में सारा बदलाव हो चुका है। 2024 का सिलेबस भी कुछ अलग है। तो ये अब आपका चैप्टर 5 है, जिसमें आज का टॉपिक है कार्ब धात्विक यौगिक। हम वैसे आप लोगों को एमपी बोर्ड के हिसाब से या एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न से क्या होता है कि अदर स्टेट के बच्चे जैसे यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, यहाँ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन केवल और केवल दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका होता है, ठीक है, कि फेरोसीन किसे कहते हैं, और दूसरा जाइसे लवण किसे कहते हैं। टिप्पणी लिखने को सीधा क्वेश्चन बनता है कि फेरोसीन क्या है और जाइसे लवण, ठीक है, या जाइसे, ठीक है, जैसे या जैसे, जैसा भी आपके क्वेश्चन में आ जाए वैसे लिख देना। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कार्ब धात्विक यौगिक से। इसके यदि हम उपयोग की बात करें तो बहुत ही कम इसका उपयोग पूछा जाता है। कार्ब धात्विक के अनुप्रयोग वैसे आप लोगों को 3 से 4 अनुप्रयोग भी तैयार करना है, क्योंकि भाई साहब 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे इस बार 2024 में। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, कार्ब मतलब कार्बन और धात्विक मतलब धातु परमाणु। मतलब एक कोई ऐसा यौगिक जो कि कार्बन और धातु के साथ आबंध बनाता है, अर्थात कार्बन जो है वो धातु के साथ एक बंध बनाता है। वो बंध आपका सहसंयोजी बंध होगा या तो उपसहसंयोजी बंध होगा। तब वहां पर जो यौगिक होगा वो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाएगा। यानी कार्बन का संबंध सीधे सीधे धातु परमाणु से होना चाहिए। वो यौगिक कैसा भी हो, चाहे वो सिग्मा संकुल का हो या पाई संकुल का हो, मतलब सिग्मा बंध बनाए या पाई बंध बनाए, लेकिन उसमें बस इतना होना चाहिए बच्चों कि कार्बन जो है किसके साथ जुड़ा हो, वो धातु परमाणु के साथ सीधे अबंध बनाकर रखा, वो कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। बहुत सिंपल है। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन आया कि कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहेंगे, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन जो है वो सीधे किस परमाणु से जुड़ा रहेगा, वो धातु परमाणु से जुड़ा होगा, या तो सहसंयोजी बंध द्वारा या उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होगा बच्चों, उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक। वैसे धातु परमाणु के अलावा क्या अधातु परमाणु से नहीं जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। यहां पर मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं। थोड़ा सा भी यहां पर यौगिकों का वर्गीकरण हम करेंगे कि आयनिक यौगिक क्या है, धातु कार्बोनिल क्या है, सिग्मा आबंधित यौगिक क्या है, पाई आबंधित यौगिक क्या है। तो वैसे यहां पर मैं आपसे एक आध एग्जाम्पल समझाऊं तब तो क्लियर हो पाएगा, नहीं तो सीधा खत्म कहानी। जैसे मेरे पास यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, इसका होल ट्वाइस है और ये Zn है, ठीक। इसका नाम कोई बता सकता है? 2 एथिल है बच्चों, तो डाई एथिल जिंक, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल जिंक। अब इसमें देखिएगा डाई एथिल जिंक, ये जो जिंक है ना वो सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे हम यहाँ पर इसकी संरचना बनाना चाहते हैं, C2H5 है ना, C2H5 यानी आपके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, बीच में आपका Zn है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे ये बंध बनाकर रखा है। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसको आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक साइड आपका C2H5 और बीच में Zn और ये C2H5। मैं इसको इस रूप में इसलिए लिखकर दर्शाया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो हमारा धातु परमाणु जिंक है, ये जो हमारा धातु परमाणु जिंक है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा है, इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा यौगिक हुआ वो डाई एथिल जिंक है, जो कि कार्ब धात्विक यौगिक है। अब कार्ब धात्विक यौगिक आप अच्छे तरीके से समझ गए कि भाई साहब जब कार्बन जो है, किसी भी यौगिक में बात करेंगे, उस यौगिक में कार्बन जो है वो सीधा धातु परमाणु के साथ या तो सहसंयोजी बंध या तो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहेगा, उसे हम बोलेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। अब जैसे कभी कभी आपके सिलेबस में ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि जो उपधातु होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ऐसे कुछ उपधातु हैं जो कि कार्बन के साथ बंध बनाते हैं।
तो वो भी एक प्रकार से कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो परेशान आप मत होना, क्योंकि इनको 3 श्रेणियों में भी बांट दिया जाता है। एक तो कार्बन जब धातु से बंध बनाए, कार्बन अधातु से भी बंध बना सकता है ना, कार्बन उपधातु से भी बंध बना सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखना है। चलिए कार्बधात्विक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा आयनिक यौगिक, धातु कार्बोनिल, सिग्मा आबंधित यौगिक और पाई आबंधित यौगिक। जो आपके सिलेबस में है मैं उसको समझा रहा हूं। कुछ बुक्स में 3 ही प्रकार आपको दिखाई देंगे। कौन कौन सा बच्चों? एक तो आपका सिग्मा आबंधित यौगिक, दूसरा पाई आबंधित यौगिक और तीसरा यहाँ पर धातु कार्बोनिल यौगिक। आपको आयनिक यौगिक दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझें कि आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है। जब अत्यंत धन विद्युतीय धातु मतलब जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कार्बन के बीच जो बंध बनता है, ठीक है, अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व हो और कार्बन के बीच जब वो बंध बनता है, तो इनमें जो एक प्रकार से यदि हम इसका विभाजन करें तो आयन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम किसी कार्बन से क्रिया कर लिया, जब ये टूटेगा तो यानी पॉजिटिव बन जाता है, और जो हमारा जो कार्बन है उसमें ऋणात्मक आयन आ जाता है। तो इस प्रकार से इनमें आयन का उत्पन्न होना आयनिक यौगिक को दर्शाता है। इसके पीछे का मेन रीजन होता है इन दोनों के विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता में अंतर होना। जैसे हम क्षार धातुओं की बात करें, क्षार धातु जब किसी भी कार्बन के साथ बंध बनाते हैं तो कार्बन और क्षार धातुओं के बीच ऋण विद्युतता में काफी अंतर पाया जाता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक या आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा नोट्स के तौर पर कि अत्यंत धन विद्युतीय धातु हो और कार्बन के मध्य जो बंध बनेगा उनकी प्रकृति आयनिक होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है, अतः क्षार धातुएं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। जैसे C2H5Na, हमारा कार्बन जो है सीधा सोडियम के साथ जुड़ता है और कार्बन और सोडियम के बीच ऋण विद्युतता में काफी अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण जो यौगिक है इस प्रकार से वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं बच्चों सिग्मा आबंधित यौगिक। सिग्मा आबंधित का मतलब क्या है कि भाई साहब यदि मान लीजिए 2 परमाणु आपस में साझा करते हैं, एक दूसरे से बंध बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, मतलब एक बंध का निर्माण होगा। तो वहां पर ऐसे यौगिक सिग्मा आबंधित यौगिक कहलाएंगे। यानी हमारा जो कार्बन है कार्बधात्विक यौगिक है, कार्बन जो है किससे क्रिया करेगा? धातु परमाणु से क्रिया करेगा, उनके साथ बीच में बंध बनाएगा। जैसे मैं यहां पर अभी आपको समझा रहा था, आप देखो इसका जिंक का एक परमाणु और इस कार्बन का एक परमाणु आपस में बंध बनाया और सिग्मा बंध बनाया। यहां पर भी इस जिंक का एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात परमाणु बोल दिया, यहां पर जिंक परमाणु है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाया। ऐसे ही यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना है बच्चों? बंध। तो यहां पर जो बंध है वो सिग्मा बंध है। तो एक प्रकार से ये जो यौगिक है वो सिग्मा आबंध यौगिक है, सिग्मा संकुल यौगिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन और धातु के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, सही है। यहां पर R एल्किल ग्रुप है और मैग्नीशियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साझा से जैसे मैं यहां पे कह देता हूं CH3, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन, X के जगह मैं ले लेता हूं क्लोरीन। तो ये बच्चों मेरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यहां पर कार्बन और धातु परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंध का निर्माण हो रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं तो एक ही बंध का निर्माण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ साझा कर रहे हैं तो फिर हमारा वो द्विबंध का निर्माण होगा। तो एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका बच्चों सिग्मा आबंधित यौगिक कहलाता है। सिग्मा आबंधित यौगिक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन समूह और धातु परमाणु से प्रसामान्य 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित रहता है। मतलब एक आपका कार्बन का और एक आपका धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए
और आपस में सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लिए तो आपका सिग्मा आबंधित यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डाई एथिल जिंक, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यहाँ पर जो आपका कार्बन परमाणु होगा और मैग्नीशियम परमाणु होगा, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होगा बच्चों, साझा होगी और सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पाई आबंधित यौगिक। अब पाई आबंधित यौगिक में तो सीधा फंडा यही है कि भाई साहब पाई आबंधित यौगिक में दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, मतलब जैसे एक परमाणु हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन और किसी धातु का दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और फिर पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का जो यौगिक है एक प्रकार से पाई आबंधित यौगिक कहलाता है। इसी के प्रकार है जाइसे लवण और फेरोसीन, इसी के ही प्रकार है जाइसे लवण और फेरोसीन, जिसे आपको तैयार करना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, पाई आबंधित यौगिक इस प्रकार की यौगिक सामान्यतः संक्रमण धातुओं द्वारा कार्बनिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो पाई संकुल होता है ये कैसे बनता है, तो इस प्रकार से संकुल जो होते हैं संक्रमण धातुओं द्वारा बनाई जाती है, जिसमें लिगेंड के पाई इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातुओं को प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर के समझिए, हमारे पास कोई भी संकुल यौगिक होगा, पहली बात क्योंकि पूरा चैप्टर ही संकुल यौगिक से संबंधित है, संकुल यौगिक है और यदि उस संकुल यौगिक में लिगेंड के पाई इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातुओं को प्रदान किए जाते हैं, तब वहां पर ये आपका पाई संकुल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लवण है ना, जैसे लवण बोलो या जैसे लवण बोलो, जैसे या जैसे लवण, इसके बारे में टिप्पणी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लवण क्वेश्चन यहां से बनता है और फिर पूछा जाता है फेरोसीन पर टिप्पणी लिखो, और लोगों को यही समझ में आता है लिखना क्या है। तो थोड़ा सा इसका मैं डिटेल लेकर आया हूं। सबसे पहले लिखना कि इस यौगिक की खोज डेनमार्क के रसायनक जाइसे ने किया था। कब किया? 1830 में। जाइसे लवण की खोज किसने की थी? डेनमार्क के रसायनक जाइसे ने किया था 1830 में। यह संक्रमण धातुओं के प्रथम प्राप्त यौगिकों में से एक है। इसमें एथिलीन अणुओं का तल का कार्बन और कार्बन अक्ष केंद्रीय परमाणु प्रत्याशित बंध दिशा में लंबवत होता है। देखो जरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कहीं ना कहीं द्विबंध होगा, चाहे वो किसी के भी बीच हो। जैसे यहां पर देखो दो बंध है और जब ये एक प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है तो ये यौगिक किस प्रकार से होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपका के अलग है, के पॉजिटिव हो गया, फिर अंदर क्या क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम हो गया। फिर यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो Cl3 हो गया। फिर बच्चों आपका यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके लिखने का तरीका क्या है, ईटा स्क्वायर, और ये है आपका CH2 मतलब C2H4। ठीक, ये आपका बच्चों ये आपका क्या बन गया है, जाइसे लवण। क्या है? आपका जाइसे लवण है। ठीक है, इतना ही लिखना है। यदि फेरोसीन की बात करें तो यह नारंगी पीले रंग का यौगिक है। इसकी खोज सन 1951 में कीली और पाउसन तथा मिलर उनके सहयोगियों ने की थी। इसकी सैंडविच संरचना होती है जिसमें 2 साइक्लोपेंटेन डाइनिल रिंग के बीच आयरन परमाणु होता है। कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है, सीधा है साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग। साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग क्या है? ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें क्या है भाई साहब, आयरन है, आयरन है, ठीक है। साइक्लोपेंटा मतलब 5, ये आपका 5 कार्बन का, साइक्लो मतलब ये आपका हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर ये ऐसा कुछ, साइक्लोपेंटा मतलब ये आपका हो गया साइक्लोपेंटा, ठीक। और ये एक प्रकार से जो यौगिक है, इसको यदि हम दर्शाना चाहें तो आयरन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ईटा स्क्वायर साइक्लोपेंटा यानी C5H5, पेंटा है ना बच्चों, और 2 है इसलिए यहाँ पर डाई कर देना है। ये आपका हो गया फेरोसीन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है फेरोसीन और जाइसे लवण, इन पर मुख्य रूप से क्या चीज है कि जो आपके यहाँ पर यौगिक का निर्माण होता है उस संकुल के पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, इसलिए यहाँ पर पाई संकुल यौगिक बोलते हैं। और धातु कार्बोनिल यौगिक तो सीधा फंडा है भाई साहब, इसका यहाँ पे परिभाषा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि धातु कार्बोनिल यौगिक क्या है। कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनिल कहते हैं। जैसे हमारे पास एक क्रोमियम है
और कार्बोनिल हो गया CO का होल 6। तो एक प्रकार से संकुल यौगिक है, ये धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ आयरन और यहाँ पर CO है का होल 5 है, तो ये आपका धातु कार्बोनिल यौगिक है। आपके पास है निकिल, कार्बोनिल है और होल 4 है। अब इनको हम धातु कार्बोनिल यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिस भी संकुल यौगिक में, कार्ब धात्विक यौगिक में जो हमारा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड के रूप में कार्य करेगा, वो धातु कार्बोनिल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन में मैं शाब्दिक रूप से समझाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके कि ये धातु कार्बोनिल है क्या। कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में कार्य करता है उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक मानते हैं। इन धातु कार्बोनिल में धातु कार्बन बंध में दोनों सिग्मा एवं पाई के चरित्र पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हमारा मेन टास्क है बच्चों कार्ब धात्विक यौगिक के अनुप्रयोग। अब ऐसे अनुप्रयोग हम यहाँ पर प्रयोग करके तो नहीं बता सकते, इसलिए यदि कोई कहे कि हम इसको रट्टा करें कि सर कैसा करें, तो भाई आप अपने अनुसार इसे याद भी कर सकते हो और अपने अनुसार समझ भी सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए कार्ब धात्विक यौगिकों का अनुप्रयोग, पहला नंबर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? संक्रमण धातुओं के विलय कार्ब धात्विक यौगिक विलयन में होने वाली विभिन्न अपक्रियाओं ये समांग उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार से कार्ब धात्विक यौगिक का उपयोग हम उत्प्रेरण के रूप में करते हैं। दूसरा, ये विषमांगी उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। जैसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग एल्कीन के बहुलीकरण में किया जाता है। मतलब एक प्रकार से उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं, बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक मतलब घटाने का भी कार्य करते हैं। इनका उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है। यहाँ पर कृषि में छोटे पौधों में बीमारियों को रोकने हेतु, ठीक है, छोटे पौधों में बीमारियों को रोकने हेतु बीजों को कार्ब धात्विक जैसे एथिल मरकरी क्लोराइड से अभिकृत किया जाता है। यह कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। मतलब कार्ब धातु में कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो समांग उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, कुछ विषमांग उत्प्रेरक का भी काम करते हैं, है ना। यौगिकों के संश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में बीमारियों को हटाने के लिए कीटाणुनाशी का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे सिफिलिस के लिए, जैसे दवाइयों में सिफिलिस नामक बीमारी है ना, लड़कों में पाया जाता है सिफिलिस नामक बीमारी, तो बहुत से कार्ब धात्विक यौगिक का उपयोग कई सारे इलाज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 उपयोग आपसे बनना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पर हम वीडियोज लाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।